हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ मसूद साहिल। आज हम बात करेंगे साइकाट्रिक पे। जो साइकाट्रिक का हमारा अगला जो टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। अकॉर्डिंग टू जो आईसीडी आता है, ठीक है, आईसीडी आता है एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। देखो, एक आता है आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो कौन देता है? WHO देता है, ठीक है। दूसरा एक आता है DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल, ठीक है। तो जनरली जितने भी साइकाट्रिक में डिसऑर्डर होते हैं ना, तो ये दो गाइडलाइन होती है। एक होता है आईसीडी के रिलेटेड। आईसीडी जनरली सारे डिजीज जो MSN है, जितने भी डिसऑर्डर है, सब में आईसीडी होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन दिया होता है। तो किसने दिया होता है? WHO ने दिया है आईसीडी को। जबकि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, इसको किसने दिया है? अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन, अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन। साइकाट्रिक में कौन सा होता है? DSM-5 जो है, ठीक है। तो DSM-5 के अंदर पूरा साइकाट्रिक के जितने भी डिसऑर्डर है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है। तो देखो, पर्सनालिटी मतलब अपना एक इंडिविजुअलिटी होती है, जिसको जैसे हमें पता चले कि हमारा क्या रोल है, कोई भी जगह पे हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी एक टाइप का क्या है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद इन इंडिविजुअल। खुद का एक होता है विद इन इंडिविजुअल, ठीक है, दैट डिटरमाइन क्या क्या? एक तो हीज और हर ओवन एबिलिटी, ठीक है, डील्स विथ अ सिचुएशन, ठीक है, एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये अपना पर्सनालिटी होता है कि कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसका देख लेते हैं कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसका प्रिवेलेंस कितना है, वो देख लेते हैं। मतलब कितने केस होती है जनरल पॉपुलेशन में पर्सनालिटी के? 5 to 10% जो केस होते हैं, कितने? मतलब जैसे 100% केस होते हैं, उसमें से पर्सनालिटी के 5 to 10%। प्रिवेलेंस मतलब ओल्ड केस और न्यू केस दोनों मिला के। अगर ऐसे टर्मिनोलॉजी आती है कि इंसिडेंस आता है, इंसिडेंस मतलब न्यू केस, प्रिवेलेंस मतलब दोनों केस, नए केस भी आ जाएंगे, ओल्ड केस भी आ जाएंगे, ठीक है। और ये जनरली किस में देखने को मिलता है? मोस्टली एडोलेसेंस पीरियड में और यंग एडल्टहुड, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इसके इटियोलॉजी क्या होती है देख लेते हैं पहले। क्या क्या इटियोलॉजी हो सकते हैं इसके? तो देखो, इटियोलॉजी में क्या क्या हो सकता है। एक तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में जनरली जेनेटिक फैक्टर ज़्यादा आते हैं। दूसरा, न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है, ठीक है, जैसे सीरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया। अगर इसमें इम्बैलेंस कोई है तो भी पर्सनालिटी हो सकता है। और तीसरा होता है साइको एनालिटिक फैक्टर्स भी होते हैं। साइको एनालिटिक थियरी किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू DSM-5 कोर फीचर क्या है।
कोर फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो कोर फीचर क्या है इसके अकॉर्डिंग टू DSM-5 देखते हैं कि मेन फीचर क्या है जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ पेशेंट को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो इनके थिंकिंग पैटर्न एक तो इम्बैलेंस होता है, तो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न, एक तो इनका थिंकिंग पैटर्न बहुत अलग होता है लोगों से, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लमेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स, इनका इमोशनल रिस्पॉन्स कहाँ पे कैसे इमोशन दिखाने हैं ये इनको नहीं आता है, ठीक है। तीसरा अंडर रेगुलेटेड इम्पल्स कंट्रोल, अंडर रेगुलेटेड इम्पल्स कंट्रोल, ठीक है। वो अपनी इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी है, ठीक है, तो उसमें वो एग्रेसिव हो जाता है पेशेंट जो, तो उसको हम देखते हैं फिर आगे। और इंटरपर्सनल डिफिकल्टी आती है, इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज, ठीक है। तो ये चार जो है वो कोड फीचर है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको होगा, ये चारों हो गए ही हो गए, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि 3 क्लासिफिकेशन हम जनरली अकॉर्डिंग टू DSM-4, अकॉर्डिंग टू DSM-4 क्लासिफिकेशन है। 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसको हम डिवाइड करेंगे। तो एक होता है क्लस्टर ए, एक होता है क्लस्टर बी और एक होता है क्लस्टर सी, ठीक है। ऐसे 3 टाइप के पूरा क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर भी अलग अलग पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो अगर पूछते हैं क्लस्टर ए में कौन सा आएगा, कौन कौन से डिसऑर्डर है जो पर्सनालिटी के, वो क्लस्टर ए में आएंगे। तो पहला है, इसमें होता है पैरानॉइड पर्सनालिटी, दूसरा होता है सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और तीसरा होता है सीजोटाइपल, ठीक है। ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि क्लस्टर ए की खासियत क्या होगी कि ये जो पेशेंट होंगे ना वो ऑड और इसेंट्रिक ऐसे अलग से होंगे, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं पूरा इंडिविजुअल डिसऑर्डर। क्लस्टर बी में कौन कौन से आएंगे वो हम देखेंगे कि कौन कौन से क्लस्टर बी में आते हैं। एक आता है नार्सिस्टिक, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरा आएगा एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और चौथा आएगा हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सारे किस में आएंगे, क्लस्टर बी में आएंगे। जो क्लस्टर बी में जितने भी ये डिसऑर्डर ये मोस्टली क्या हो गए, ड्रामेटिक हो गए, ऐसे ड्रामा करेंगे या तो इम्पल्सिव हो गए, ठीक है। और क्लस्टर सी में कौन कौन से आएंगे, तो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर आएगा, दूसरा अवॉइडेंट आएगा और तीसरा ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर आएगा, ठीक है। हम इंडिविजुअली बात करेंगे अब सारे जो भी क्लस्टर में जितने भी डिसऑर्डर है, कितने 3 और 4 7 और 3 10 के बारे में हम बातचीत करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम दूसरे कलर से लूज करते हैं। चलो पहला हम बात करते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो पैरानॉइड पर्सनालिटी वाला है ना, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। आपको अगर एमसीक्यूएस में दिखता है कि अगर किसी भी एमसीक्यूएस में लाइन लिखी हुई है कि एक पेशेंट है जिसको डिल्यूजन भी नहीं है, हेलुसिनेशन भी नहीं है, बट उसमें एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट है, उसको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, तो 90% वो कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, पैरानॉइड ही होगा। वो हम देखते हैं। पैरानॉइड पर्सनालिटी मतलब जिसमें नो डिल्यूजन, नो हेलुसिनेशन,
ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा क्या होगा, ये हिडन मीनिंग रीड करेगा, हिडन मीनिंग एंड hostile behavior towards other। ठीक है, ये कैसा बिहेवियर करेगा, ऐसा आप कुछ भी उसको बताओगे ना, कोई चीज बताओगे तो वो उसमें हिडन मीनिंग ढूंढने का ट्राई करेगा। ठीक है, और मेन फीचर क्या है, क्या याद रखना है, एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट मतलब सस्पिशियसनेस होता है ये। ठीक है, तो सस्पिशियसनेस होता है, ये मेन फीचर है। उसके बाद थोड़ा सेंसिटिव होता है। ठीक है, सेंसिटिव हो गया। स्टबबॉर्न होता है, ये जिद्दी होता है। ओवर थिंकिंग है ना, क्लस्टर ए में सारे पेज देखो, सारे जितने भी क्लस्टर है डिसऑर्डर है ओवर थिंकिंग है, तो स्टबबॉर्न हो गए और ये जल्दी इरिटेट भी हो जाती है, तो इरिटेबल। ठीक है, तो पैरानोइड पर्सनालिटी में मेन चीज याद रखनी है कि इनमें एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है। ठीक है, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरे हम बात करते हैं सीजोइड की, सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो जो सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है ना, उसमें मेन फीचर क्या होती है आपको याद रखने हैं, डिटैचमेंट, ठीक है, एंड सोशली विड्रोवल। ये जो बच्चे होते हैं ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उनको अकेला रहना पसंद है। ठीक है, इनको दूसरों की एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होता है, ये हमेशा डिटैच रहते हैं, सोशली विड्रोवल रहते हैं। ठीक है, दूसरा सिम्टम्स इसके क्या होते हैं आपको पता है, सॉलिटरी इंटरेस्ट होता है। कैसा इंटरेस्ट होता है, सॉलिटरी इंटरेस्ट मतलब खुद को अकेले खेलना अच्छा लगता है। नो क्लोज फ्रेंड, ठीक है, उनके क्लोज फ्रेंड भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, इमोशनली कोल्ड होती है, ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, इमोशनली कोल्ड होते हैं ये। ठीक है, सॉलिटरी एक्टिविटी, क्लोज फ्रेंड नहीं है। लिटल इंटरेस्ट इन सेक्सुअल इंटरेस्ट, लिटल इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत कम इंटरेस्ट होता है इनको। और इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, ऐसे ज्यादातर बातचीत नहीं करते, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पैरानॉइड में क्या हमने देखा कि ट्रस्ट एब्सेंस होता है, ये मेन फीचर है, जबकि सीजोइड पर्सनालिटी में डिटैचमेंट और सोशली विड्रॉल होती है ये। ठीक है, चलो अब तीसरा टाइप देखते हैं हम। चलो तीसरा टाइप कौन सा है हमारा, सीजोटाइपल। क्या क्या है, सीजोटाइपल। देखो पहले क्या था कि सीजोटाइपल जो था ICD-10 में, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। ICD-10 में ये क्या था, पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। जबकि ICD जो 11 नया आया है उसमें इसको साइकोटिक डिसऑर्डर में इन्वॉल्व कर लिया है। क्यों साइकोटिक डिसऑर्डर में इन्वॉल्व कर लिया है, तो इसका जो सीजोटाइपल वाले होते हैं इनका मेन फीचर होता है ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग एंड बिहेवियर। एक अलग टाइप का इनका थिंकिंग और बिहेवियर होता है। ठीक है, कैसा टाइप का, मैजिकल थिंकिंग होता है, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करना, इनका थिंकिंग सबसे हटके ही होता है। ठीक है, इनको सोशल डिफिकल्टी भी बहुत आती है, सोशल डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ई सेंट्रिक बिहेवियर होता है, ई सेंट्रिक बिहेवियर, ऐसे खुद को ही दिखाना है ऐसे कि हाँ मैं ही भाई इम्पोर्टेंट हूँ ऐसे। ठीक है, ई सेंट्रिक बिहेवियर होता है, या तो ऑड बिलीफ होता है, मतलब बहुत सारे लोगों का बिलीफ सही होगा, इसका अलग ही होगा, अलग ही सोचता है, इसकी बिलीफ अलग ही होती है। ठीक है, इसमें
साइकोटिक डिसऑर्डर में इसलिए लिया कि इसमें डिल्यूजन प्रेजेंट होता है, या तो इल्यूजन प्रेजेंट होता है, डिल्यूजन और इल्यूजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सीजोटाइपल जो है इसको साइकोटिक डिसऑर्डर में इन्वॉल्व किया है। और सीजोटाइपल जो पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है, उनको लेटर सीजोफेनिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात किया क्लस्टर ए का। अब चौथा डिसऑर्डर क्लस्टर बी में हम देखते हैं कि क्लस्टर बी में कौन सा है, तो देखते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, देखो नाम में ये एंटी सोशल है ये, ठीक है, मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट है। मतलब ऐसे उसका क्या है इंपॉर्टेंट अगर फीचर, क्रिमिनल बिहेवियर है इनका, कैसा है, क्रिमिनल बिहेवियर, ठीक है। ये जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं क्रिमिनल बिहेवियर होता है, ठीक है। ये वायलेट करते हैं जो भी रूल्स रेगुलेशन है ना, वायोलेट द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। फिर इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है पेशेंट, इरिटेबिलिटी होती है, एग्रेसिव होती है ये बहुत, ठीक है, एग्रेसिवनेस होती है ये। जनरली सारे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर करते हैं ये, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो लेते होंगे, जैसे कोकेन है, ओपियोइड लेते हैं। ब्लेम अदर, दूसरों को ही ब्लेम कर दे ये, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटी, कायदे के दायरे में नहीं रहते, कैसे होते हैं ना कोई एंटी सोशल लोग ऐसे, जो जिनको कितना भी बोलो वो सोसाइटी के अगेंस्ट ही काम करते हैं, दारू पीती है, झगड़ा करते हैं, ठीक है, दूसरों को ब्लेम करते हैं कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो फिर आपको उसमें क्या करना है, इसमें ट्रीटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, बिहेवियर थेरापी देना पड़ेगा, क्योंकि बिहेवियर में प्रॉब्लम है ना। बिहेवियर थेरापी देते हैं या तो फार्मेकोथेरापी देते हैं। फार्मेकोथेरापी कौन सा, जनरली कार्बामाजेपामाइन देते हैं, कार्बामाजेपाइन, इनको शांत रखने के लिए देते हैं कार्बामाजेपामाइन, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे जब भी ऐसा पेशेंट होगा ना, ये पूछते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे ऐसे पेशेंट में, तो बोला है एक तो एक्सेप्टिंग एटीट्यूड, मतलब जो पेशेंट बोल रहा है ना तो उसका एटीट्यूड जो है ना पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है। दूसरा, मेंटेन लो स्टिमुलाई इन एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब लिमिट रखना है, पेशेंट को लिमिट में रखना है। कई बार एग्रेसिव हो जाता है, मार दौड़ तोड़ करता है, तो उसको लिमिट रखना है, ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यूज करना है, पेशेंट को रिएश्योरेंस देना है, पॉजिटिव फीडबैक देते रहो कि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, मतलब सेट अ लिमिट, ठीक है। तो ये याद रखना है। फार्मेकोथेरेपी में कार्बामाजेपामाइन, एंटी साइकोटिक भी दे सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटी सोशल। पांचवा देखते हैं हमारा बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या आता है वो देखते हैं, चलो। तो बॉर्डर ऑफ पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर है, बॉर्डर लाइन जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एक फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है मेल से, एक तो फीचर ये है। दूसरा, अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। प्लस सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर होता है इनका, सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर, ये खुद को ऐसे पैसे उड़ाते हैं, ठीक है, सब्सटेंस यूज करते रहते हैं, बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं, मतलब सेल्फ डैमेजिंग जो बिहेवियर होता है इनमें देखने को मिलता है। और
सुसाइडल बिहेवियर, सुसाइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो ये मेन है। ऐसा कोई भी एमसीक्यूएस है जिसमें लिखा हो कि एक पेशेंट है जिसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर है और सुसाइडल बिहेवियर है, ठीक है। प्लस मूड स्विंग भी होता है, ठीक है, मूड इंस्टेबिलिटी होता है ऐसे पेशेंट में, एंड क्रोनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, क्रोनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। इनको लगता है कि सब कुछ छीन गया, कुछ नहीं है अब, ऐसे ऐसे लगता है इनको। मतलब एक डिप्रेशन टाइप का जो होता है ना, डिप्रेशन के जो चांसेस होते हैं होने के, ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में देखने को मिलते हैं। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करोगे? तो ये याद रखना है कि इसके लिए साइकोथेरेपी जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, हम साइकोथेरेपी करते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपी में हम एक यूज करते हैं, कौन सा? DBT, डाइलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरापी, ठीक है। साइकाट्रिक में एक ही डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें हम DBT, डाइलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरापी यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जनरली पेशेंट को हम दो अप्रोच जो है वो जनरली हम कंसीडर करते हैं। एक तो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, एक्सेप्टेंस, और दूसरा चेंज, ठीक है। बिहेवियर कैसे चेंज करना है ये हम पेशेंट को सिखाना है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरापी। इससे क्या होता है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरापी से? एक तो इम्प्रूव इंटरपर्सनल स्किल, इम्प्रूव इंटरपर्सनल स्किल, एक इंटरपर्सनल जो स्किल होता है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। इसके बाद जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है वो कम करता है, डिक्रीज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जो सेल्फ डैमेजिंग जो बिहेवियर है उसको कम करता है, एंड डील्स विथ एम्बिवेलेंट फीलिंग, डील्स विथ एम्बिवेलेंट फीलिंग, ठीक है। जो एम्बिवेलेंट फीलिंग है दोनों की, यहाँ अच्छा भी देखता है बुरा भी देखता है एक पर्सन के अंदर, ठीक है, तो उसको ट्रीट करते हैं। फार्मेकोथेरापी में मतलब फार्मेकोथेरापी भी दे सकते हैं हम, ठीक है। फार्मेकोथेरापी, इसको पॉइंट नंबर 1 कर दो, इसको पॉइंट नंबर 2। फार्मेकोथेरापी में हम एंटीसाइकोटिक भी दे सकते हैं, एंटीसाइकोटिक देंगे, ठीक है। एंटी डिप्रेशन देंगे, क्योंकि सिम्टम्स डिप्रेशन जैसे अगर हो ना, एंटी डिप्रेशन देंगे, ठीक है। मूड स्टेबिलाइजर देंगे, अगर मूड इंस्टेबिलिटी रहता है तो मूड स्टेबिलाइजर देंगे, ठीक है। कौन सा? कार्बामाजेपाइन, ठीक है। तो ये सारा था बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बातचीत करेंगे। इसमें मेन तुम्हें याद रखना है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, बस एमसीक्यूएस में इसी चीज को पकड़ना है, ठीक है। और बिहेव इन ड्रामेटिक कलरफुल मैनर, ये जनरली ना ऐसे सजा धजा, ऐसे अटेंशन चाहिए बस इसको। कई लोग होते हैं ना जो एक अलग ही इनका पर्सनालिटी होता है कि बस इनको अटेंशन चाहिए, उसके लिए वो ऐसे अलग से कपड़े पहन के आएंगे, ठीक है, अलग से एक्टिविटी करेंगे, अलग से बोलेंगे, ठीक है। तो अटेंशन सीकिंग लोगों का अटेंशन उनको चाहिए, ठीक है, तो वो कलरफुल और ऐसे ड्रामेटिक बिहेवियर करेंगे, ठीक है। तो ये दो ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके एमसीक्यूएस में, अगर ये दोनों हैं तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर लिख देना है, ठीक है। ट्रीटमेंट में तो हम क्या करेंगे, साइकोथेरापी देंगे,
क्या देंगे, साइकोथेरापी और फार्मेकोथेरापी। ठीक है, इसके बाद है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या है, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब नार्सिस्टिक वर्ड में ही देखो कि नार्सिस्टिक है, ये बहुत खुद को इंपॉर्टेंस देता है। इसके मेन क्लिनिकल फीचर क्या है, तो मेन 3 फीचर याद रखनी है इनके, एक ट्रायड बना देता हूं मैं। ठीक है, ट्रायड बना, 3 फीचर मेन होती है इनके। कौन कौन से, एक होता है ग्रैंडियोसिटी होता है इनमें, खुद को बहुत बड़ा मानते हैं ये लोग। जो नार्सिस्टिक होता है ना, खुद को मान देगा, अरे अरे मेरे ये मैं इंपॉर्टेंट हूँ यार, मेरी वजह से तो इतना ये हो गया, ये सब हो गया, ऐसे मत। ठीक है, दूसरा नीड फॉर एडमायरेशन, वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि हाँ कोई उनको एडमायर करे कि हाँ भाई ये बंदे में बात है, ठीक है, इसके बातों में वजन है भाई, ऐसे इनको लगना चाहिए कि हाँ मुझे एडमायर कर रहा है। और तीसरा लेक ऑफ एम्पैथी, ये दूसरों को जो फीलिंग क्या है, एम्पैथी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये 3 मेन फीचर है, ग्रैंडियोसिटी, लेक ऑफ एम्पैथी और नीड फॉर एडमायरेशन। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ इम्पोर्टेंस पे ज्यादा बात करते हैं, खुद को सुपीरियर मानते हैं। क्या मानते हैं, सुपीरियर, की वो सबसे सुपीरियर है, दूसरों को इंफीरियर फील कराते हैं, भाई तुम हमारे नीचे हो। ठीक है, तो इसमें भी हम ट्रीटमेंट तो वही देंगे, सेम साइकोथेरापी देते हैं। साइकोथेरापी में क्या देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी देते हैं, एंटी डिप्रेशन देंगे। ठीक है, लिथियम देते हैं कई बार। ठीक है, तो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब मान लेना है कि खुद को इंपॉर्टेंस दे रहा है वो, जबकि हिस्ट्रियनिक पर्सनालिटी में क्या है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं, अब जो है वो छोटे छोटे डिसऑर्डर है ऐसे, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। चलो, अवॉइडेंट में क्या होता है, ये याद रखना, एक ही वर्ड है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू रिजेक्शन, इनको रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। ठीक है, या तो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, उनको कोई क्रिटिसाइज ना करे। ठीक है, तो ये इसके डर में रहते हैं कि फियर ऑफ क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, तो अवॉइडेंट पर्सनालिटी में ये याद रखना है कि रिजेक्शन से डर लगता है और क्रिटिसिज्म से डर लगता है उनको। ऐसे दूसरा है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट नाम से ही पता चल जाता है कि भाई डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो मेन क्या है, ये डिपेंड ऑन अदर फॉर एडवाइस एंड रीअश्योरेंस। ठीक है, और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डिपेंडेंट मतलब दूसरों के कई होते हैं, अपने में देखो खुद का डिसीजन नहीं ले पाते ये लोग, जो होते हैं ना पर्सनैलिटी, खुद का डिसीजन ही नहीं लेते कुछ, सारा डिसीजन हाँ ठीक है मेरे पापा बताएंगे, मेरी मम्मी बताएंगे, मेरा भाई बताएगा, मेरा दोस्त बताएगा। ठीक है, हर चीज पे वो दूसरों पे डिपेंड रहते, तो इसको अवॉइडेंट डिपेंडेंट बोलते हैं। और 10वां है ओसीपीडी, हमने जो बताया ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको एनानकास्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनानकास्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑब्सेशन कंपल्सन है, बट इसमें ऑब्सेशन प्रेजेंट नहीं होगा, नो ऑब्सेशन होगा, नो कंपल्सन। ऑब्सेशन मतलब कोई चीज के लिए हम ऑब्सेस होते हैं, जैसे कि अपना, जैसे हम आगे ओसीडी डिसऑर्डर एक आएगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कहीं फर्नीचर पे हाथ टच किया तो आपको ऑब्सेशन हो जाएगा,
कि हाँ हाथ में जम्स लग जाएंगे, ठीक है, मेरा तो मुझे इलनेस हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्या करोगे, हैंड वॉश के लिए चले जाओगे, तो वो कंपल्सन करते हो। तो ऑब्सेसिव मतलब वो थॉट जो है हम माइंड में थॉट करते हैं, और कंपल्सन वही थॉट का जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढने में जाते हैं और उसकी एक्टिविटी करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव। तो ओसीपीडी वाला जो है उसमें ऑब्सेशन भी नहीं होता है, कंपल्सन भी नहीं होता है। ये क्या होता है, प्री ऑक्यूपाइड विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, प्री ऑक्यूपाइड विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन से बहुत ऑक्यूपाई होती है कि हाँ ठीक है। परफेक्शनिज्म, खुद को ऐसा बताती है ये परफेक्शनिज्म। कई लोग होते हैं जिनको सारी चीज़ एकदम नीट टू क्लीन चाहिए, ठीक है, थोड़ा स्टबबॉर्न होता है, थोड़े जिद्दी होते हैं, ठीक है, और उनको अपना काम करना अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, एक्सेसिवली डिवोटेड टू वर्क, ठीक है, ये अपने खुद के वर्क से बहुत डिवोटेड रहते हैं। एंड नो टाइम फॉर फ्रेंडशिप, नो टाइम फॉर फ्रेंडशिप। इनको पूछो ना कि भाई चलो ना कुछ कहीं बाहर घूमने जाते हैं, अरे नहीं मुझे काम करना है, ठीक है, इनके पास फ्रेंडशिप का टाइप भी नहीं होता है, टाइम नहीं होता, सॉरी। ट्रीटमेंट में हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी दे देंगे और फार्माकोथेरेपी देंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, ठीक है। देखो हम आगे देख लेते एक बार, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखो हमने पढ़े क्लस्टर ए, इसमें कैसा होता है, ऑर्डर इसेंट्रिक होता है, ठीक है, पैरानोइड, सीजोइड और सीजोटाइपल। क्लस्टर बी में ड्रामेटिक या इम्पल्सिव, देखो नार्सिस्टिक भी ड्रामा करता है, एंटी सोशल भी एक टाइप का ड्रामा करता है, बॉर्डर लाइन भी ड्रामा है, हिस्ट्रोनिक भी ड्रामेटिक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। क्लस्टर सी में जो होती है ना वो एंजाइस होती है, देखो सारे देखे ना हमने, एंजाइस होती है या तो फियरफुल, ठीक है। तो ये याद रखना है अकॉर्डिंग टू डीएसएम फॉर, ये क्लासिफिकेशन है, मेन इंपॉर्टेंट है जो ग्रीन से हाईलाइट किए हैं उसको अच्छे से याद रखना है पूरा। अब दो चीज़ हम देखते हैं कि जिसमें कई बार एमसीक्यूएस में कंफ्यूजन होता है। एक होता है सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, एक सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और एक होता है अवॉइडेंट। दोनों में फ़र्क क्या है, तो याद रखना है कि सीजोइड में तो डिजायर ही नहीं है, नो डिजायर फॉर फ्रेंडशिप, ठीक है। जो सीजोइड पर्सनालिटी हमने देखा तो उसमें तो उसको डिजायर होती ही नहीं है कि उसको रहना ही नहीं है, उसको हमेशा अलोन ही रहना अच्छा लगता है, ठीक है। जबकि जो अवॉइडेंट होता है तो वो होता है क्या, वांट फ्रेंडशिप, उसको है कि हाँ मैं मुझे फ्रेंडशिप करनी है, बट फियर ऑफ रिजेक्शन, बट उसको होता है कि अगर उसने मना कर दिया तो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि नो डिजायर फॉर फ्रेंडशिप, और अवॉइडेंट मतलब फ्रेंडशिप उसको चाहिए, उसको रखनी भी है, बट फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से वो रखना नहीं चाहता, ठीक है। फिर ओसीपीडी में एक दिखती है कि जो ओसीपीडी वाला जो बंदा होता है ना उसमें ये जो सिम्टम्स है वो कैसे है सारे, ईगो सिंटोनिक है। क्या है, ईगो सिंटोनिक, मतलब उसका जो थॉट और बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल है कि हाँ ठीक है, परफेक्शनिज्म अच्छा है, रूल्स रेगुलेशन ये सारा क्या है, देखो अच्छा है, थॉट और बिहेवियर उसके एक्सेप्टेबल है, एंड कंसिस्टेंट विद सेल्फ इमेज, उसके खुद के रिलेटेड ही है, ठीक है। ईगो मतलब लिख देता हूँ, थॉट और बिहेवियर आर एक्सेप्टेबल, thought and behavior acceptable and related to self image, related to self image, ठीक है। तो देखो आप सारे जो रूल्स है ना सारे अच्छे हैं कि रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करता है, परफेक्ट है, ठीक है, डिवोटेड टू वर्क, काम अच्छा करता है, टाइम नहीं है फ्रेंडशिप के लिए, तो सारे उसके सेल्फ इमेज के रिलेटेड ही है,
तो इसको बोलते हैं ईगो सिंटोनिक। ठीक है, तो ये याद रखना है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, वापस रिवाइज करना है, जो जो भी सिम्टम्स जो ग्रीन से हाईलाइट किए हैं उसको बार बार अच्छे से पढ़ना है। वही एमसीक्यूएस में वो